एप्लेट के अंदर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, जैसे अपन ने फ्रेम में किए थे। ये एक लेबल है, इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा लेबल, इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स, फिर ये ब्लैंक सेल है और यहाँ पे शो बटन है। मैं यहाँ पे नम में लिखूंगा 3 और शो पे क्लिक करूंगा तो उसका स्क्वायर 9 किस में आ जाएगा? सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस तरह से अपन एप्लेट में कोई भी कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं जैसे अपन ने फ्रेम में किए हैं। एक तो इसमें कंपोनेंट्स के लिए जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज लिया, जावा डॉट AWT कलर के लिए, जावा डॉट AW डॉट इवेंट हैंडलिंग के लिए, और जावा डॉट एप्लेट पैकेज। जो एप्लेट बनेगा उसकी पेरेंट क्लास होगी इस केस में एप्लेट, और एप्लेट के साथ में अपन ने इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिसनर। फिर मैंने यहाँ जे लेबल टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, जे टेक्स्ट फील्ड टाइप के, जे बटन टाइप का एक वेरिएबल। अब एप्लीकेशन में तो मेन बनता था, मेन से अपन कंस्ट्रक्टर को कॉल करते थे और कंस्ट्रक्टर के अंदर कंपोनेंट्स को मेमोरी एलोकेट करते थे, लेआउट सेट करते थे और उनको ऐड करते थे, उनके साथ में लिसनर ऐड करते थे। तो इनिशियलाइजेशन कोड सारा कंस्ट्रक्टर में लिखते थे अपन, कंपोनेंट्स को मेमोरी एलोकेट करना, लेआउट सेट करना, उनको ऐड करना। तो वो सारा काम यहाँ पे किस में होता है? इनिट में। इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन कोड अपन इनिट में लिखेंगे, लेबल्स को मेमोरी एलोकेट करी, टेक्स्ट बॉक्सेस को, बटन को, लेआउट सेट किया, लेआउट सेट करने के बाद मैंने सबको ऐड किया। थर्ड रो में बटन के पहले मुझे खाली स्पेस चाहिए तो वहां मैंने एक ब्लैंक जे लेबल ऐड किया। एप्लीकेशन में जो वर्क अपन कंस्ट्रक्टर में करते थे ग्राफिकल एप्लीकेशन में, वो सारा अपने को यहाँ इनिट में करना है। मेमोरी अलोकेशन, कंपोनेंट्स को ऐड करना, लेआउट सेट करना, उनके साथ में लिसनर ऐड करना, वो सारा काम। फिर मैंने बटन के साथ में एक्शन लिसनर ऐड किया, एक कलर ऑब्जेक्ट बनाया और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स पे उसको अप्लाई करने के लिए सेट फोरग्राउंड मेथड यूज किया। फिर अब बटन के साथ में एक्शन लिसनर यूज किया है तो एक्शन परफॉर्म्ड में मैंने कोड लिखा। अगर इवेंट का सोर्स बटन 1 है तो मैंने txt1 का टेक्स्ट गेट करा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नम में स्टोर करा, फिर नम इंटू नम को स्क्वायर में स्टोर करा और फिर स्क्वायर को मैंने txt2 में सेट करा। अगर मुझे देखना हो एप्लेट में कौन कौन से मेथड्स हैं तो अपन जावा पी, जावा डॉट एप्लेट, जावा पी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं। जैसे HTML में अगर मुझे एप्लेट के चारों तरफ स्पेस देनी हो या तो अपन H स्पेस और V स्पेस यूज कर सकते हैं। H स्पेस मतलब ये एप्लेट है तो ये मान लो एप्लेट वेब पेज में आ रहा है, H स्पेस मतलब इसके पहले और बाद में कितनी स्पेस देनी है, V स्पेस मतलब ऊपर और नीचे कितनी स्पेस देनी है। तो H स्पेस और V स्पेस एट्रीब्यूट्स अपन यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लेट लाइफ साइकिल, जिस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एप्लेट लाइफ साइकिल में मेथड होते हैं मेन, कुछ बुक्स में आपको 4 मिलेंगे, कुछ में 5 मिलेंगे। तो इनिट, स्टार्ट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय, ये मेथड्स हैं मेन। इनिट, इनिट मतलब इनिशियलाइज। तो जब एप्लेट, जैसे मैंने एक वेब पेज ओपन किया उसमें एक एप्लेट है, तो जैसे ही वेब पेज दिखाई देगा उसका एप्लेट दिखाई देगा उसके अंदर वाला, तो एप्लेट का इनिट मेथड कॉल होगा। इनिट में अपन इनिशियलाइजेशन कोड लिखते हैं जिसमें कंपोनेंट्स को मेमोरी अलोकेट करना, लेआउट सेट करना, उनको ऐड करना, उनके साथ में लिसनर ऐड करना, थ्रेड्स को मेमोरी अलोकेट करना और फॉर्मेटिंग करना, फॉन्ट सेट करना, कलर सेट करना कंपोनेंट्स का, वो सारा इनिट में आता है। इनिट के बाद स्टार्ट अपने आप कॉल होता है।
इनिट भी अपने आप ही कॉल होता है, इनिट के बाद स्टार्ट भी अपने आप कॉल होता है। ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं ये एप्लेट क्लास में बने हुए हैं। तो अगर आप अपना खुद का मेथड बना लेते हो सेम नेम का तो वो ओवरराइडिंग हो गई। जो प्री डिफाइंड मेथड बना हुआ है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप बनाते हो तो वो वाला कॉल होगा, नहीं बनाते हो तो प्री डिफाइंड वाला कॉल होगा। इनिट के बाद स्टार्ट अपने आप कॉल होता है। स्टार्ट के अंदर अपन क्या कोड लिख सकते हैं? थ्रेड्स को स्टार्ट करने का कोड। अपन ने तो इनिट में ही स्टार्ट कर दिया था थ्रेड को, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट में अपन थ्रेड को स्टार्ट करने का कोड लिखेंगे। इनिट के बाद तो स्टार्ट अपने आप कॉल होगा। अब जैसे ही मैं ब्राउजर विंडो को क्लोज करूंगा तो एप्लेट मेमोरी से हटेगा तो डिस्ट्रॉय कॉल होगा और डिस्ट्रॉय से पहले स्टॉप अपने आप कॉल होगा। तो डिस्ट्रॉय में अपन लिख सकते हैं क्लीन अप कोड। जो भी रिसोर्सेज अपन ने इनिट में अलोकेट किए हैं उनको फ्री करने का कोड अपन किस में लिख सकते हैं? डिस्ट्रॉय में। अब अपन स्टार्ट स्टॉप समझें। ये एक वेब पेज है, इसके अंदर एक एप्लेट है। ये दूसरा वेब पेज है, इसमें भी एक एप्लेट है। अब मैंने सबसे पहले इस वाले वेब पेज को, मान लो इस वेब पेज का नेम है ए, इसको ओपन किया तो इसका एप्लेट का सबसे पहले इनिट कॉल होगा, फिर स्टार्ट कॉल होगा अपने आप। फिर यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, मान लो क्लिक टू ओपन b.html। तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो b.html फाइल ओपन होगी, तो इसके अंदर का एप्लेट भी दिखाई देगा। तो अब a.html से फोकस b.html पे चला गया, तो a.html का जो के अंदर जो एप्लेट है उसका स्टॉप कॉल होगा और इसका b वाले का इनिट और फिर स्टार्ट। फिर मैं अगर वापस इस वेब पेज पे आता हूँ लिंक पे क्लिक करके या बैक पे क्लिक करके, तो जिस एप्लेट से फोकस बाहर जा रहा है उसका तो स्टॉप कॉल होगा और जिस पे आ रहा है उसका स्टार्ट कॉल होगा। तो जब अपन वेब पेज के बीच में नेविगेट कर रहे हैं तो जिस वेब पेज से अपन बाहर जा रहे हैं उसके एप्लेट का स्टॉप कॉल होगा, जिस पे आ रहे हैं उसका स्टार्ट कॉल होगा। इनिट सिर्फ एक बार कॉल होता है हर एप्लेट के लिए, जब वो एप्लेट पहली बार मेमोरी में लोड होता है। और अगर मैं ब्राउजर विंडो को क्लोज कर दूं, मान लो b.html फाइल के को मैंने क्लोज कर दिया, तो उसका डिस्ट्रॉय कॉल होगा, डिस्ट्रॉय से पहले स्टॉप अपने आप कॉल होगा। जैसे इनिट के बाद स्टार्ट अपने आप कॉल होता है, वैसे ही डिस्ट्रॉय से पहले स्टॉप अपने आप कॉल होगा। तो ऐसा कोई भी वर्क जो आपको सिर्फ एक बार करना है वो इनिट में लिखेंगे, जो कि इनिशियलाइजेशन कोड होता है। डिस्ट्रॉय में क्लीन अप कोड लिखा जाता है। तो इनिट और डिस्ट्रॉय सिर्फ एक बार कॉल होता है। किसी भी एप्लेट के स्टार्ट और स्टॉप एक से ज्यादा बार कॉल हो सकते हैं। जब अपन सेम वेब पेज वाले एप्लेट पे वापस आ रहे हैं तो स्टार्ट कॉल होगा, जब उस वेब पेज को लीव कर रहे हैं तो एप्लेट का स्टॉप कॉल होगा। तो स्टार्ट में जनरली अपन थ्रेड्स को स्टार्ट करने का कोड लिखते हैं और स्टॉप में थ्रेड्स को स्टॉप करने का कोड। सबसे पहले इनिट। इनिट मतलब एप्लेट इनिशियलाइज हुआ। स्टार्ट कॉल हुआ मतलब एप्लेट रन होना शुरू हो गया। फिर स्टॉप कॉल करेंगे, एप्लेट स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट से वापस स्टार्ट हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय मतलब एप्लेट डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब मेमोरी से हट गया। ऊपर वाला डायग्राम बनाना है, नीचे वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए इंक्लूड किया है। जब जब एप्लेट डिस्प्ले होता है तो पेंट कॉल होगा। तो इनिट के बाद स्टार्ट और फिर उसके बाद पेंट कॉल होगा। अब पेंट कब कब डिस्प्ले होता है, वो पेंट कब कब कॉल होता है, ये सामने एप्लेट आ गया तो इसका पेंट कॉल हुआ और पेंट में ये कोड लिख रहे हैं सारा। अब मैंने यहाँ जूम में पार्टिसिपेंट्स वाले विंडो पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे तो एप्लेट के ऊपर मेरे स्क्रीन पे तो पार्टिसिपेंट वाली विंडो आ रही है, तो जो कुछ एरिया है वो क्लियर हो गया।
मैंने एप्लेट को मिनिमाइज कर दिया, फिर मैंने एप्लेट को रिस्टोर किया, तो एप्लेट वापस से ब्लैंक हो गया और अब उस पर नए सर्कल आ रहे हैं। तो जब जब एप्लेट दिखाई देता है तब उसका पेंट कॉल होता है। एप्लेट कब दिखाई देता है? एक तो पहली बार जब अपन उसको रन करते हैं, अगर कोई विंडो उसके ऊपर आ गई तो ऊपर वाली विंडो को क्लोज करते ही वापस एप्लेट दिखाई देगा, तो वापस पेंट कॉल होगा। एप्लेट को मैंने मिनिमाइज करके रिस्टोर किया तो वापस से पेंट कॉल होगा, जैसे मैंने ये मिनिमाइज किया और फिर मैंने रिस्टोर कर लिया, तो ये वापस से पेंट कॉल हुआ। पेंट कॉल होते ही एप्लेट ब्लैंक हो गया और अब वापस से इसमें सर्कल्स आ रहे हैं। अब अगर आपको अपने प्रोग्राम में सिर्फ पेंट मेथड को यूज करना है तो सिर्फ पेंट बनाओ, इनिट बनाने की जरूरत नहीं है। इनिट नहीं बनाओगे तो उस केस में प्री डिफाइंड इनिट कॉल होगा, उसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे अगर मुझे सिर्फ कंपोनेंट्स ही बनाने थे, कंपोनेंट्स को मेमोरी अलोकेट करनी थी, तो लास्ट प्रोग्राम जो अपन ने अभी किया है उसमें पेंट नहीं बनाया मैं, क्योंकि मुझे कुछ डिस्प्ले करना ही नहीं है। लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल तो पेंट नहीं बनाया मैंने। पहले कुछ प्रोग्राम्स में अपन ने इनिट नहीं बनाया, मुझे कोई भी इनिशियलाइजेशन कोड नहीं लिखना था, इसलिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। कंपोनेंट्स वाले प्रोग्राम जो है उसमें पेंट नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ इनिट बनेगा और जो भी एक्शन परफॉर्म्ड या जो भी आपने इवेंट हैंडलिंग करनी है वो वाले मेथड्स बनेंगे, जिसमें आपको ग्राफिकल आउटपुट डिस्प्ले करना हो, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, उन सब के अंदर आपको पेंट बनाना ही पड़ेगा। इनिट के बारे में, इन्वोक्ड व्हेन द एप्लेट इज लोडेड, जब भी एप्लेट लोड होगा, मतलब वेब पेज जब पहली बार व्यू करेंगे तो इनिट कॉल होगा। स्टार्ट जब भी एप्लेट एक्टिव होगा, ये एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। ऐसा ही स्टॉप भी, स्टॉप कब होगा? जब भी एप्लेट इनएक्टिव होगा, व्हेन द यूजर मूव्स अवे टू व्यू अ डिफरेंट वेब पेज। और डिस्ट्रॉय जब ब्राउजर को क्लोज करेंगे या एप्लेट व्यूअर को क्लोज करेंगे। दो तरह के एप्लेट होते हैं, लोकल एप्लेट और रिमोट एप्लेट्स। लोकल एप्लेट जो लोकली डेवलप होते हैं और लोकल मशीन पे अपने स्टोर होते हैं। जितने भी अभी तक अपन ने बनाया है वो लोकल एप्लेट थे, आप उसको अपनी मशीन पे बनाते थे, अपनी मशीन पे ही रन करते थे, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं। तो जितने एप्लेट अभी तक अपन ने बनाए हैं वो लोकल एप्लेट। रिमोट एप्लेट क्या होता है? रिमोट एप्लेट ऐसा एप्लेट जो किसी दूसरी मशीन पे है, दूसरी मशीन कहीं भी हो सकती है वो। उस, मान लो आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उसमें रिमोट एप्लेट को इंक्लूड किया हुआ है, तो वो आपकी मशीन पे आएगा इंटरनेट का यूज करके, तो उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अब रिमोट एप्लेट जो होता है उसको इंक्लूड कैसे करते हैं अपन देखें। एप्लेट कोड बेस इक्वल टू, कोड बेस में देते हैं अपन उसका पूरा पाथ रिमोट एप्लेट का, और कोड में तो अपन खैर क्लास का नाम देते ही है, वो तो आएगा ही। एक कोड बेस एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर अपन रिमोट एप्लेट जो किसी दूसरी मशीन पे है उसका पूरा पाथ देंगे। डिफरेंसेस बिटवीन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन और एप्लेट में क्या डिफरेंस होता है? एप्लीकेशन अपन ने बनाई ग्राफिकल, नॉन ग्राफिकल दोनों। एप्लेट अपन ने बनाए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एप्लीकेशन में बनता है, फर्स्ट डिफरेंस है मेन मेथड। एप्लीकेशन में मेन होता है, एप्लेट में मेन नहीं होता है। एप्लीकेशन को अपन स्टैंड अलोन मतलब इंडिविजुअली रन कर सकते हैं, जबकि एप्लेट के केस में ऐसा नहीं है, एप्लेट को वेब पेज में इंक्लूड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन अपनी मशीन की लोकल फाइल्स को एक्सेस कर सकती है, जबकि एप्लेट जिस मशीन पे रन हो रहा है उस मशीन की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। एप्लीकेशन के अंदर से अपन जो है वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी EXE फाइल को रन कर सकते हैं, जबकि एप्लेट में नहीं कर सकते।
एप्लीकेशन के केस में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, जबकि एप्लेट में रिमोट एप्लेट्स के केस में चाहिए। एप्लीकेशंस जो हैं वो ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल दोनों हो सकती हैं, जबकि एप्लेट हमेशा ग्राफिकल ही होगा क्योंकि वो वेब पेज में इंक्लूड होगा और वेब पेज खुद ग्राफिकल है। सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एप्लेट्स जो हैं वो जिस भी मशीन पे एप्लेट रन हो रहा है उसकी लोकल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते और उस मशीन पे प्रेजेंट किसी भी प्रोग्राम को भी रन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सामने एप्लेट दिखाई दे रहा है और वो आपकी मशीन की फाइल्स को डिलीट कर रहा हो या आपकी मशीन की फाइल्स को मॉडिफाई कर रहा हो, ऐसा एप्लेट नहीं कर सकता। और एप्लेट जो है वो नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस, मतलब यूजर का जो कंप्यूटर है और किसी दूसरा जो कंप्यूटर है उसके बीच में कोई कनेक्शन भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हाँ, जहां से वो लोड हुए हैं वहां से तो खैर कनेक्शन उनका एस्टेब्लिश होगा ही, जिस वेबसाइट से वो लोड हुए हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और वेबसाइट से लिंक नहीं कर सकते। फर्स्ट 3 डिफरेंसेस तो वही हैं कि यूजर के फाइल सिस्टम की फाइल्स को रीड राइट नहीं कर सकते, exe फाइल्स को रन नहीं कर सकते। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एप्लेट के अंदर से अगर अपन कोई फ्रेम विंडो ओपन करते हैं, कर सकते हैं, मतलब अभी मैंने करवाई नहीं है, अब करवाऊंगा। एप्लेट के अंदर से अगर अपन कोई फ्रेम विंडो ओपन करते हैं तो वार्निंग मैसेज आता है, क्योंकि फ्रेम विंडो जो है वो सारे काम कर सकती है जो एप्लेट नहीं कर सकता। तो फ्रेम विंडो जब भी ओपन होगी तो एक वार्निंग मैसेज आएगा। और एप्लेट जो है वो लोकल कंप्यूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा सकती। एप्लेट का यूज करके अपन लोकल कंप्यूटर मतलब लोकल मशीन की कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा सकते, जबकि एप्लीकेशन के केस में अपन ऐसा कर सकते हैं।